हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट 3 में एक वीडियो लेके आया हूं, जहां पर आज हम जानने वाले हैं कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस एंड प्रोमिसी, कंसिडरेशन एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया मेरे, अब मैं बता दूं आप सबको, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो तो यदि ये सारे टर्म्स को नहीं जानते हो तो इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी एक्ट को पढ़ने के लिए उसकी जो है डिफिनेशन क्लाउज को जो है पढ़ना, इंटरप्रिटेशन जो क्लाउज है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके ना, क्योंकि यही सारा जो वर्ड है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बार बार देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इन सारे वर्ड्स को आपको समझना जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से एक इसी का इसका मतलब क्या होता है, लॉ में जो है प्रपोजल एक्सेप्टेंस क्या होता है, इस तरह का। तो इसके बिना आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा। तो भैया मेरे, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग इन इजी लैंग्वेज में, तो आपको जो अंडरस्टैंड हो जाओगे इन इजी लैंग्वेज में, इस बात का गारंटी देता हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा, इसमें की हिस्ट्री मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन बताया है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सब कुछ डिस्कस किया, जाकर के देख लो, प्लेलिस्ट में चेक कर लो। और सेकंड हम बनाए हैं कि एग्रीमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, वो जाकर जरूर देखो। तो आज हम बेसिकली डील करने वाले हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक आप जो देख रहे हो, जो कि सेक्शन 2 में जो इंटरप्रिटेशन क्लाउज में जो डिफाइन किया गया है, वो सारे वर्ड्स को अच्छे से बताने वाले हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा माय डियर। ओके ना, चलिए विदाउट किलिंग का टाइम हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबों को एक छोटा सा हमारा होगा यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा, ओके, कि आप लोग को करना है 1 सेकेंड। आजा भैया मेरे, ये सब पढ़ा चुका हूँ पहले आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखो, आज का ये हमारा टॉपिक होगा जो कि आप देख रहे हैं। ओके, तो भैया ये हो गया हमारा फोटो। तो भैया फोटो देख कर लाइक तो नहीं करना है, आप लोगों को कंटेंट देख करके समझ में आएगा तभी लाइक करना है, ये सब्सक्राइब करना है। उससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना है। ओके, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट्स होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम से। ओके ना, इंस्टाग्राम फैमिली हम जुड़िए, हमसे पर्सनली बात कीजिए। फोटो वगैरह, रील्स वगैरह लाइक कर देना यार, आप लोग देख लो, अच्छा लगता है तो फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का मन है तो करना, अदरवाइज मत करना। एक टेलीग्राम चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, बच्चे लोग जुड़ते हैं यहाँ से। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके ना जाने कितने सारे डाउट्स क्वेश्चन क्लियर करते हैं। आपके डिमांड पर कभी लाइव सेशन भी रख लेता हूँ, कोई डाउट होता है तो हम लोग कमेंट भी करते हैं। ओके ना, तो ये हो गया हमारा क्या, तीनों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारा लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर जल्दी से फॉलो कर लो आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिफिनेशन क्लाउज। सबसे पहले जानिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 में मतलब आया था। गवर्न जो है लॉ रिलेटिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, तो ये जो इंडिया से गवर्न होता है इंडिया में। ओके, ये जो एक्ट इंडिया में गवर्न होता है। देखिए, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश। तो ये जो एक्ट को ब्रिटिश के द्वारा पास किया गया था, इज ऑन बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। तो इंग्लिश प्रिंसिपल लॉ जो कॉमन लॉ है उस पर बेस्ड है। तो ये अगर कोई पूछता है आपको कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, तो यहाँ पे इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस्ड आप कह सकते हैं। अब ये ब्रिटिश के द्वारा पास कर दिया गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका ईयर 1872 है। आप यहाँ पे देखो कि ये जो एक्ट जो है, दिस एक्ट इज अप्लाई टू होल इंडिया। तो ये जो एक्ट जो, ये जो हमारा एक्ट जो है, ये कानून जो है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अप्लाई होता है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर में भी आप ये अप्लाई होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद इस एक्ट जो है वो, दिस एक्ट कम इनटू फोर्स। तो ये जो एक्ट है पूरे लागू कब हुआ था, उसका डेट जो याद रखिए, कभी भी पूछता है एग्जाम में, तो 1 सितंबर को ये लागू होता है। ओके, 1872 को लागू हुआ था, और अप्लाई टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया। तो जितना भी इंडिया में जितना भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब में ये अप्लाई होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दिया। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका सिंपल सी बात है कि इंट्रोडक्शन दिया। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डिफिनेशन अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में जो डिफिनेशन जो दिया गया है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेक्शन 2 में ये सारे बातें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो भैया दो, अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 2 व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो ओके, 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें एक पिक्चर यहाँ पे चिपका दिया हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करें प्रपोजल के बारे में। तो प्रपोजल एक सबसे सिंपल सी बात, आप क्या समझते हैं, किसी को ऑफर कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो भैया यहाँ प्रपोजल, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, कभी लड़की को प्रपोज करते हैं, लड़का किसी लड़की लड़की किसी को प्रपोज करती है, प्रपोजल करते हैं, प्रपोज करता है ना जी, वो ही चीज है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है लॉ में, मैं समझाता हूँ आप सबको, देखना कि देखिए,
प्रपोजल दैट मीन्स किसी को हम एक प्रपोज कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो कोई बिजनेस के लिए हो सकता है, कोई आपका बिजनेस के लिए हो सकता है। तो बेसिकली जो ये जो एक्ट है बिजनेस को डील करता है, ओके ना, बिजनेस एक्ट जितना भी बिजनेस रेगुलेशन को डील करता है। तो यहाँ पे देखो कि इसका बेयर एक्ट का लैंग्वेज क्या कहता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में यही सारी चीज को यहाँ पे लिखना है। देखिए ये इसमें इसका बेयर एक्ट लैंग्वेज में बताता हूँ, एक लाइन अच्छे से बताता हूँ, और साथ ही उसका बताने के बाद जो है मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को जो है इसका थोड़ा सा इसको अपनी लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट करके थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा, ताकि आपको समझ में आए, ओके ना। मेरे पास अपना बेयर एक्ट है, मैं इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ, खोल लिया। तो यहाँ पे देखिए कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, यहाँ बोलता है समझना कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। तो एक व्यक्ति जो है, ठीक है, एक व्यक्ति अपने एक कोई कोई पर्सन है जो सिग्निफाइज करता अपनी विलिंगनेस को, अपनी इच्छा को व्यक्त करता है किसकी बात, कोई अनदर व्यक्ति के पास, और कुछ कहता है कि डू, कुछ काम को करने के लिए, टू डू मतलब कुछ काम को करने के लिए, और डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और कुछ नहीं करने के लिए, ठीक है, कुछ करने के लिए कुछ नहीं करने का, ठीक है, कुछ काम करने के लिए कुछ काम नहीं करने के लिए, विथ अ ऑब्टेन द एसेंट, with a view to obtaining the assent of that other that act or absent, he is said to make a proposal। तो यहाँ पे देखिए कि उस जो है मतलब कि वहां पर जो है जो ऑब्टेन किया जाता है क्या, कंसेंट, एक एसेंट प्राप्त होता है, ठीक है, एक एसेंट प्राप्त होता है कोई काम को, देखिए सच एक्ट, कोई काम को करने के लिए और कोई काम को नहीं करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि विलिंगनेस टू डू, तो यहाँ एक पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है, तो कोई काम को हम लोग करने के लिए ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एक नेगेटिव साइन आ रहा है कहाँ पे, जहाँ पर कि ये ये नेगेटिव साइन कह रहा है कि अब्सटेन, तो यहाँ पे अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, तो कोई काम को नहीं करने के लिए। तो आप प्रपोजल जो कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, कोई काम को करने के लिए और कोई काम को नहीं करने के लिए, तो इस तरह। और ये इसमें ऑब्टेन कंसेंट, आप उसमें क्या करते हो, इसमें एक एसेंट लेते हो, सहमति भी लेते हो। तो और किस चीज का सहमति लेते हो, उस काम को करो या ना करो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफर कहते हैं। तो इसको क्या कहता है, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो ये प्रपोजल कहलाता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ओके ना, समझना कि ये प्रपोजल जो है मेरे भैया, मेरे एक सेकेंड मैं इसको बैक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके ओके, एक सेकेंड यहाँ देखना। ये देखिए प्रपोजल मैं क्या पढ़ा रहा था अभी, प्रपोजल आपको बता रहा था, ओके ना। देखिए एक सेकेंड में, चलो अब भागना नहीं है आप लोग को, ठीक है, समझा रहा हूँ। हाँ ये हो गया हमारा प्रपोजल। तो ये अभी ये हम चला रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कि प्रपोजल, तो यहाँ पे देखो प्रपोजल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफर भी कहते हैं, याद रखना। प्रपोजल को हम लोग ऑफर भी कहते हैं। तो हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं क्या चीज, प्रॉपर का, जैसे कि और प्रपोजल को ऑफर भी कहते हैं। देखिए सेम डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है ऐसा, ओके। तो इसी को हम पढ़ेंगे, इसका प्रपोजल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जनरल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एसेंशियल और वैलिड ऑफर, तो इस तरह का चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये ऑफर है, एक तरह का सिंपल चीज बता दिया ऑफर क्या होता है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज हमको पढ़ना है, ये सारी चीज देखिए। सबसे पहले आप जानिए डिफिनेशन चीज में कि प्रपोजल क्या होता है, समझ गए। अब आते हैं हम थोड़ा एक्सेप्टेंस को लेकर, तो मैं जूम कर लेता हूँ इसको, ओके ना, ओके आ जा 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 ओके, जूम हो गया। तो यहाँ पे समझना, आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम फिर से एक बार स्लाइड शो में चला देते हैं ताकि समझाएंगे। एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे देखना एक्सेप्टेंस का, तो यहाँ पे देखना एक्सेप्टेंस व्हेन द, इसी में समझ दो। स्लाइड में चला लेता हूँ, वो सबसे बेस्ट रहता है ताकि समझ में आता है वहाँ पे जूम करने में, ओके ना। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले सबसे पहले जानने वाली बात है एक्सेप्टेंस, ओके। तो एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ पे देखना कि कोई चीज को स्वीकार करना, ठीक, कोई चीज को मान रहे हो, ठीक है। एक्सेप्टेंस दैट मींस कोई चीज को मान रहे हो, ओके। तो देखना कि when the person to whom, जो व्यक्ति है कि when the person to whom the proposal is signified, तो वो व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जो प्रपोजल को क्या किया था, वो सिग्निफाइज किया था, और हिज सिग्निफाइज किया था हिज एसेंट देयर टू, कोई चीज के लिए, ठीक है ना, वहां के लिए, ओके। तो उसके बाद जो है प्रपोजल इज सेट टू एक्सेप्टेड, तो जो प्रपोजल जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या होगा, द प्रपोजल इज सेट टू एक्सेप्टेड। जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड होता है प्रपोजल, तो ये क्या एक्सेप्टेंस कहलाता है। और जैसे ही समझना यहाँ पे कि जैसे ही एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है, चीज एक्सेप्टेंस बन जाता है, तो क्या होगा कि अ प्रपोजल
व्हेन एक्सेप्टेड बिकम आ प्रोमिस। तो जैसे ही आप प्रपोजल को क्या एक्सेप्ट करते हो, सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। अभी यंग एज में क्या होता है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड समझना। तो बॉयफ्रेंड क्या करता है, अपने गर्लफ्रेंड को क्या करता है, सिंपल सी बात है समझना कि प्रपोजल करता है, ठीक है, ऑफर करता है, आई लव यू, खत्म। प्रपोजल किया, तुम रिलेशनशिप में आओगी, तो लड़की बोलती है भैया हाँ मैं आऊंगी आपके साथ। तो जैसे ही बोलेगी आएगी, तो यहाँ पे और इस बात का नॉलेज किसको हो गया, इसका लड़का को हो गया। तो ये क्या हो गया, एक तरह का प्रोमिस बन गया। तो एक्सेप्टेंस हम प्रोमिस बता दिए, आई लव इस तरह का बोल के, लेकिन इस तरह का ये तो हो गया समझाने के एग्जाम्पल ले रहा था आपको, ओके ना। तो एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल के बीच में डिफरेंस आप समझना कि यहाँ पे प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होता है। उससे पहले ये जानो कि भैया एक्सेप्टेंस में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। एक्सेप्टेंस हमको पढ़ना क्या है ये तो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको समझ में आने वाला नहीं है, ओके ना। तो देखिए प्रोपोजल में जो एक्सेप्टेंस में जो आपको पढ़ना है, ये समझना कि यहाँ पे देता हूँ, रुको। एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे देखो एक्सेप्टेंस आपको पढ़ना है, डिफिनेशन मैंने बता दिया, डिफिनेशन में क्या पढ़ना है। उसके बाद देखिए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सेप्टेंस आप करोगे तो वैलिड एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। फिर अब एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड। ये सारा चीज जो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विदिन reasonable time and before the offer lapse. ये सारे acceptance can't be process an offer. Acceptance must be given only the person to whom the offer is made. तो ये reject of offer can be accepted only, ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके ना। तो इस तरह का ये चीज है, एक्सेप्टेंस आपको ऑफर में पढ़ना, सॉरी एक्सेप्टेंस में पढ़ना पड़ेगा, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ओके ना। अब देखिए प्रोमिस, तो प्रोमिस का मतलब क्या होता है भैया, तो सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, तो जो प्रपोजल मेकिंग कर रहा है तो उसको हम लोग प्रोमिसर कहते हैं, ओके। और जो 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 व्यक्ति जो है प्रपोजल को क्या एक्सेप्ट करता है, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी कहते हैं। सिंपल सा चीज है, तो बड़ा चीज नहीं, समझ गए ना। तो सेक्शन 3 में ये कहता है, सब क्लॉज सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में प्रोमिसी दिया गया है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी दिया गया है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन क्या होता है भैया, तो कंसिडरेशन समझ जाओ कि क्या होता है, बताता हूँ अभी कि कोई चीज कंसिडरेशन, तो कोई चीज कर रहे हो तो उसके लिए कुछ समथिंग इज रिटर्न, दैट मीन्स एक लाइन बोले समथिंग इज रिटर्न, मतलब कुछ आप रिटर्न में दे रहे हो, ओके। तो समझना यहाँ पे कि यहाँ पे समझाता हूँ, जूम कर लेता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, एक मिनट, ओके ओके। कंसिडरेशन, ओके, हाँ एक सेकेंड। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कहाँ गया कंसिडरेशन भैया, कंसिडरेशन आपको पढ़ाना है कंसिडरेशन, ओके। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पे देख लो कंसिडरेशन के लिए मैं यहाँ पे स्लाइड शो चला देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग को इजी हो, ठीक है। कंसिडरेशन में बात बार बार बड़ा दिक्कत था। कंसिडरेशन समझना, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ओके। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पेन मिल जाए यार, ओके। तो यहाँ देखिए व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो देखिए समझना कि व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो जो प्रोमिसर होता है, जो प्रोमिस कर रहा है उसके डिजायर है, ठीक है, कोई इच्छा है, तब उसके बाद जो है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, और उसको करता है, प्रोमिसी और एनी पर्सन हैज को डन करता है। और क्या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, अब कोई चीज को नहीं करने के लिए कहता है, कुछ चीज करने के लिए बोल रहा है, और क्या चीज, कोई चीज करने के लिए बोल रहा है, कुछ चीज को नहीं करने के लिए, और डूज, और क्या चीज को करता है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो फ्यूचर की बात भी कर रहा है, ओके ना। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्रोमिसर, देखना प्रोमिसर टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज करने के लिए, किसका काम को नहीं करने के लिए, और डिजायर है किसा, प्रोमिसर का। तो प्रोमिसी जो है इसको क्या करता है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, तो इसको कर लेता है। उसके बाद समथिंग, कोई चीज करो, और सच एक्ट और अब्सटेंस, कोई चीज को करने के लिए, कुछ चीज को नहीं करने के लिए, तो ये जो हो जा। और प्रोमिसर, जो प्रोमिसर इस चीज के लिए प्रोमिस करता है, वो चीज लोग क्या करता है, वो लोग प्रोमिस करता है क्या, ठीक है, कोई काम को करने के लिए, कोई काम को नहीं करने के लिए, और डिजायर होता है प्रोमिसर का, ओके। प्रोमिस कंसेंट देता है, तो इस चीज के लिए क्या होता है, एक प्रोमिस करते हैं वो लोग। तो ऐसे चीज को है कोई कुछ चीज कुछ करने के लिए, तो जो चीज का आधार बन रहा है कुछ करने के लिए, जैसे कि करने कोई अमाउंट का बन रहा है, कुछ मिल रहा है, तो क्या कंसिडरेशन हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ, ओके ना। तो कंसिडरेशन में सब कुछ समझ जाओ कि कुछ है, क्या होगा, समथिंग रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए भैया कि एक न्यूज़पेपर, ठीक है, ए नाम का एक व्यक्ति है, ओके।
ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का एक व्यक्ति है, ओके ना। तो ए जो है न्यूज़पेपर लेता है किससे, न्यूज़पेपर बी से लेता है, बी जो डेली न्यूज़पेपर देता है किसको, ए को। तो यहाँ पे ए का जो है कंसिडरेशन क्या है, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर। और सेम जो है बी का कंसिडरेशन क्या है, अमाउंट, जो हर दिन 4 रुपया 5 रुपया पेपर लेता है, तो वो उसका कंसिडरेशन क्या है। तो ये जो है कोई काम को करने के लिए और कोई काम को करने के लिए सिंपल सी बात है कि एक आदमी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे कि आपके एक सी नाम का व्यक्ति है, ओके ना। अब भैया आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भैया किससे, आप बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि सी बोलता है कि बी भैया आप तो ए को मत देना न्यूज़पेपर, ठीक है, आप उसको कभी मत देना। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई काम को नहीं करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो इस तरह का जो होगा समथिंग इज रिटन होगा, तो यहाँ पे ये जो हो क्या होगा, ये कंसिडरेशन कहलाएगा, सेक्शन 2D याद रखिएगा, ओके ना। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ आगे। ओके, बार बार ऐसे करना पड़ रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को भी। ओके, बार बार ऐसा करना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ठीक। चलो 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 चलो, बार बार करना पड़ रहा है ये चीज, मत साला, छोड़ो। हाँ, एग्रीमेंट। अब देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक। कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन भी एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है माय डियर, ठीक। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो है आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। या कंसिडरेशन में जो क्या होता है कि ये पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है, फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफिनेशन में जो है ये जो कि मैं आपको डिफिनेशन के बारे में बता दिया, ओके ना। उसके बाद कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब देखा ना, यहाँ देख लो, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ओके ना। एंड इट में बी एक्ट और इट में बी प्रोमिस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इट में भी क्या कर रहा है, कोई काम को नहीं करने के लिए, और ये क्या कर रहा है, अब्सटेन फ्रॉम, और कुछ कोई काम को करने के लिए, कोई काम को नहीं करने के लिए क्या क्या करता है, प्रोमिस करता है। तो ये क्या कहलाता है, कंसिडरेशन कहलाता है, ओके। उसके बाद देखो कि यहाँ पे पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके ना, समझ गए। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, तो वैलिड कंसिडरेशन भी तो होना चाहिए क्या क्या, तो ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, चिंता मत करो माय डियर। आप लोग को हम सब कुछ पढ़ाएंगे, बस आप लोग को फिर केस लो भी डिस्कस करेंगे, उसको भी चिंता नहीं करना है। फिर कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग और वैल्यूएबल, ये सारा चीज क्या है पढ़ना है, तो देखो मेन मेन चीज आपको बता दे रहा हूँ, ओके। इसके क्या मीनिंग होता है एग्रीमेंट। अब यहाँ एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ एग्रीमेंट का मतलब समझना कि एग्रीमेंट मतलब कि एवरी प्रोमिस, मतलब हर एक तरह का प्रोमिस आप कर रहे हो, एवरी प्रोमिस, कोई प्रोमिस कर रहे हो, और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, तो कोई एक तरह का प्रोमिस सेट कर लिए कि हाँ भैया एक लंबे समय की एक प्रोमिस सेट कर लिए, एक कंटिन्यूसली वो चलेगा, एक प्रोमिस सेट कर लिया, कंटिन्यूसली चलेगा। फॉर जैसे कि एक हो सकता है कि एवरी प्रोमिस, तो एक कोई प्रोमिस करते हैं कि हाँ भैया मैं आप, ठीक है, कि मैं बाइक रिपेयर करने के लिए देता हूँ। तो एक मैं बाइक रिपेयर करने के लिए प्रोमिस, समझना इस वर्ड को मैं समझा रहा हूँ कि वर्ड को समझ, एवरी प्रोमिस का मतलब क्या होता है कि मैं एक बाइक रिपेयर कराने के लिए देता हूँ किसी को, मैकेनिक को, तो वो मुझे रिपेयर करके एक दिन में दे देता है। तो एक प्रोमिस किया कि भैया मेरे ए नाम का व्यक्ति हो जाता है बी के पास, बोलता है कि भैया बी आप कर लीजिए, मैकेनिक बोलता है कर दीजिए मेरे लिए, आप मेरे गाड़ी को सर्विसिंग कर दीजिए, ठीक है। तो वो कर देता है, तो क्या करने के बाद जो है एक स्पेसिफिक टाइम भी देता है उसको, और स्पेसिफिक टाइम के बाद वो खत्म भी हो जाता है। तो एवरी प्रोमिस, तो हर प्रोमिस हो गया। उसके बाद है एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, तो एक ऐसा प्रोमिस किया गया है जो कि लंबे समय के लिए प्रोमिस किया गया है। सपोज जैसे कि डेली न्यूज़पेपर देना, डेली न्यूज़पेपर देता है जो पेपर बांटने वाला, तो डेली उसको प्रोमिस किया है, तो एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, समझ गए इसका मतलब। और फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, तो एक फॉर्मिंग कर रहा है, लोग फॉर्मिंग कर रहा है कि हाँ दोनों, हम दोनों जो क्या है कंसिडरेशन देंगे, कुछ देंगे, समथिंग कुछ देंगे, क्या रिटर्न में कुछ एक दूसरे को देंगे, समझा, समझ में आया ना किसी का, मैं क्या बताया था कि सब समथिंग रिटर्न, तो सब कंसिडरेशन मतलब कि समथिंग रिटर्न, तो यहाँ पे दोनों बोल रहा है कि हम लोग कुछ देंगे एक दूसरे को, हम लोग जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें एक दूसरे को कुछ देंगे, तो इस तरह का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। तो इसीलिए बोलते जाता है कि सिंपल वर्ड में बोले कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, समझ गए, समझ गए बाबू लोग, अच्छी बात है, समझ गए, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसिप्रोकल प्रोमिस सेक्शन 2F में डिफाइन है। ये क्या बोलता है, ये बोलता सिंपल सी ये बात है कि प्रोमिस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इच अदर इज कॉल्ड रिसिप्रोकल प्रोमिस। तो यहाँ पे है प्रोमिसर, प्रोमिसी प्रोमिस करता है कि विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इच अदर, तो यहाँ पे जो भी अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस का होता है कि हाँ उसका कंसिडरेशन पूरा हो गया, उसका जो है
उसका जो कंसिडरेशन ही पूरा हो गया, मतलब सारा चीज फुलफिल हो गया, तो ये क्या एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाता है। मतलब आप जितना भी आपका आपका ड्यूटी है, लायबिलिटी सब कुछ कर लेने के बाद जो करते हो, सब कुछ करते हो, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस करता है। मतलब कि फ्रॉम जो है प्रोमिस, जो है प्रोमिस होता है कि विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, तो वो क्या है इक्वल, तो ये दोनों का ईच अदर, दोनों चीज वो, मतलब दोनों दे रहा है, आप न्यूज़पेपर भी दे रहे हो और वो पैसा भी दे रहा है, तो दोनों आप एक दूसरे को जो कंसिडरेशन जो दे रहे हो, ठीक है, और इसका प्रॉमिस भी हो रहा है और फुलफिल भी हो रहा है, तो भैया वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। समझ गए? अब आता है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। ये सबसे जानने वाली बात है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो वॉइड एग्रीमेंट दैट मीन्स की होता है कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं आपको एक लैंग्वेज में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि समझ में आपको आए कि एन एग्रीमेंट, कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं, मतलब कानून के द्वारा क्या है वो मतलब मान्यता नहीं है, उसको क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। जो वर्ड को समझना, वॉइड मतलब शून्य होता है, वो मतलब शुरुआत से ही उसको कानून नहीं मानता है, उस तरह का एग्रीमेंट को जीरो, खत्म, शून्य, जीरो 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 होता है। समझ गए? अब मैं तो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट क्या है। ओके, तो वॉइड एग्रीमेंट के लिए मैं एक पीपीटी आगे आपको इन फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पहले ही एक, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट, ओके सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट का, ओके सॉरी सॉरी, वॉइड एग्रीमेंट तो मैं बता दिया आपको, तो इसका मतलब क्या होता है। अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस, ओके, ये सब आप लोग जो देख रहे हैं पीपीटी में ना, आगे का चीज वो सब पढ़ाऊंगा आप लोग को, ओके ना। तो ये हो गया क्या, अब क्या पढ़ा है मैं, वॉइड एग्रीमेंट तो बता दिया। ओके, वॉइड एग्रीमेंट सिंपल सी बात है, एन एग्रीमेंट जो भी एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। ओके, अब बढ़ते हैं कि सेक्शन 2H, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो ये देखिए समझना बाबू लोग कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है उसको मैं सब एक एक लाइन को बताऊंगा, लेकिन आपको मेरे चैनल को पूरा फॉलो करना होगा, एकदम फॉलो करना, मैं कोई भी कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं, और सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। कर लो यार, आप लोग कॉपी कर लो, नोट्स वगैरह जो करना है करो, अच्छा है। ओके ना, यहाँ पे देखना कि कोई भी एग्रीमेंट आप करते हो तो जो वो हर एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, मतलब कानूनी रूप से वो, मतलब कि रजिस्टर होना चाहिए, या उसको मान्यता में कानून कानून उसको मानता है, उस एग्रीमेंट को, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लॉफुल है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट हम लोग मानते हैं। तो सिंपल वर्ड में समझिए कि इन सिंपल वर्ड द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होगा प्लस इन्फोर्सेबिलिटी होना चाहिए, लीगल इन्फोर्सबिलिटी, यहाँ पे लीगल वर्ड छूट गया है। ओके ना, ले भैया मैं आपको ऐसा बोलोगे ना तो मैं लीगल वर्ड भी लिख देता हूँ, जा, लीगल लीगल, ठीक है ना, लीगल लीगल इन्फोर्समेंट, लीगल इन्फोर्सबिलिटी। ओके ना, ये समझ लेना। आप समझना कि वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आप देखिए वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो भैया ये एक अच्छा, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भैया आप क्या बताते हो, वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता है। डोंट वरी बच्चे, मैं हूं ना यहाँ पे आप लोग बताने के लिए, वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सुनो। रुको, वेट 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 करो, कहाँ गया, कहाँ गया, रुको, मेरा पीपीटी में आपको बताया वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो चिंता नहीं करना है आप लोग को, सब कुछ मैं यहाँ पे जुगाड़ी करके रखा हूँ भैया, एक एक चीज आप लोग को, वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ समझना एक एक चीज। यहाँ पे एक वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कहता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ यहाँ पे। तो देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन डिस्क्राइब्ड बाय लॉ इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला मैं कि आ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन है, जितना भी सेटिस्फाइड है कंडीशन है, और जो प्रेस्क्राइब जो लॉ में दिया गया है वो क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ गए? इसका लाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि सेटिस्फाइड हो और उससे कंडीशन, आप हर कंडीशन को फुलफिल करते जो कि लॉ में दिया गया है, लॉ में क्या है प्रेस्क्राइब किया गया है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। समझ गए? इफ वन और मोर ऑफ दिस आर मिसिंग, अगर अभी जो है ये सब मिसिंग होता है तो क्या होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या मिसिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज आइदर वॉइड, वॉइडेबल और इलेग्री, उसके बाद इलीगल एंड इन्फोर्स एंड इन इनफोर्समेंट। तो ये अगर चीज क्या मिसिंग होता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। समझ गए? अब मैं बात करूंगा कि अभी जो बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले बताया कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ जाओ, एक समझ आता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ठीक है, तो यहाँ पे टू वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो जे का बारे में बता रहा हूँ,
तो उससे पहले जान जाओ कि इफ आप कॉन्ट्रैक्ट a contract which cases to be enforceable by law become a void when it creates केसेस। ओके, तो यहाँ पे देखो कि इससे पहले मैं शायद एक वर्ड यहाँ पे बताना चाहता हूँ। क्या गया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अरे यार, यही तो बताना है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन वो भी ठीक है, समझ लो। ठीक है, ये वॉइडेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था समझ गए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2H में बताया। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ जाओ कि सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पर जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ का एकदम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखकर समझना। देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है। ठीक है, समझना यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जो है इसी को समझना बता रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं इस कलर को करता हूँ, इस कलर को ऐसा करता हूँ, समझ में आएगा। छोड़ो, तो यहाँ पे देखना कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, समझो कि एन एग्रीमेंट। देखिए, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, समझना कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, उसकी बात है एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी और मोर ऑफ द मोर पार्टीज देयर ऑन। तो एक है, एक ऑप्शन होता है कि एक पार्टी को ऑप्शन होता है, और एक व्यक्ति को जो होता है उसको ऑप्शन होता है, और मोर पार्टी को। ठीक है, तो उसके बाद बट नोट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। तो एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता है। इज अ वोटेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया ये तो बेयर एक्ट का लैंग्वेज हो गया ना। अभी मैं समझाता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है। ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो इसको समझाने के लिए देखो, मेरे को समझ में आ गया चीज, क्योंकि मैं इसको बहुत बार पढ़ा हूँ, लेकिन अभी आपको इसको समझाना है। समझो, समझो बाबू लोग, जाना कहीं नहीं। ठीक है, मेरा इंटेंशन है आपको समझाने का। तो वोडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यह समझना कि वोडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज विच कैन बी सेट अराइज और रेपुटेटेड एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन किसको दिया है गया? एग्रीव्ड पार्टी। कहने का मतलब कि जो कि पीड़ित पक्षकार, जिसको हिंदी में कहते हैं पीड़ित, जिसका डैमेजेस हुआ है, तो उस व्यक्ति के पास पार्टी, उसके पास राइट होता है। वो ये जो एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी होता है ना, जो मैंने कहा, वो पीड़ित पक्षकार के पास होता है। तो अनटिल इट इज सेट अराइज और अवॉइडेड बाय द पार्टी इंटाइटल्ड टू डू सो। तो अगर मान लीजिए कोई भी आप गलती करते हो, तो वो अगर एग्रीव पार्टी जो है, ओके ना, उसको अवॉइड कर देता है, तो उसके और वो इंटाइटल है उसको करने के लिए कि हाँ भैया, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो इसको मैं एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आएगा। और समझ लाइन को, इट रिमेन्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अ कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली ट्रीटेड अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझे? व्हेन द कंसेंट ऑफ अ पार्टी हैज नॉट बीन फ्री। तो फ्री उसका इट हैज बीन ऑब्टेन्ड आइदर बाय coercion, इंडिफरेंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। तो ये सब जो होगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, समझना इस चीज को, मैं भागूंगा नहीं। देखो, वीडियो तो लंबा होगा नो डाउट, लेकिन बच्चा मेरा इंटेंशन समझाने का, समझा के ही जाऊंगा मैं, समझना। तो यहाँ पे एग्जांपल है, समझाता हूँ कि एक बात समझना कि ए नाम का एक व्यक्ति है, एक नाम का व्यक्ति है, उसको थ्रेटन किया जाता टू ए थ्रेटन्स टू सूट बी। तो ए जो है बी को क्या करता है? थ्रेटन करता है। और इफ ही डज नॉट सेल हिज न्यू स्कूटर टू ए फॉर 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर ए नाम का जो व्यक्ति है वो क्या करता है? वो करता ये है कि बी नाम का जो व्यक्ति है उसको क्या करता है? उसको जबरदस्त को थ्रेटन करता है, डराता है, धमकाता है कि तुम अपने नए स्कूटर को मुझे बेचो 5,000 रुपए में। तो बी इस बात के लिए क्या होता है? एग्री हो जाता है। डर गया भैया बी, एकदम डराओगे तो डर जाएंगे ना, तो डर गया बी। तो हियर द कंसेंट ऑफ बी हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोअर्सन। तो यहाँ पे जो कंसेंट जो दिया है, बी नाम का जो व्यक्ति कंसेंट दिया है, कोअर्सन क्या, जबरदस्ती दिया है। वो अपने मन से नहीं दिया है, जबरदस्ती दिया है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद हियर दूसरा चीज समझना, हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बी द एग्रीड पार्टी। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वोटेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी के पास ऑप्शन है, कि ऑप्शन ऑफ बी के पास है, और बी क्या है? एग्रीड पार्टी है। ठीक है, क्योंकि बी के साथ गलत हुआ है, उसको एग्रीड पार्टी है बी। ओके ना? उसके बाद जो है इफ हाउएवर बी डज नॉट। तो यहाँ पे जो है बी जो है हाउएवर, हालांकि बी डज नॉट एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑफ सेट अराइज द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम, एंड इफ इट इज अ क्या मीनिंग
मीनिंग वाइल। तो यहाँ पे समझना कि ये जो व्यक्ति जो है एक्सरसाइज नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन द पार्टी जो होता है बी के पास उस चीज को एक्सरसाइज नहीं करता है। ओके, द थर्ड पार्टी एक्वायर द राइट टू रिलेटेड, द थर्ड पार्टी राइट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सम कंसिडरेशन। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर बी मान लीजिए कि यहाँ बी एग्रीड पार्टी है, अगर बी बोल देता है भैया कि चलो ठीक है आपने 5,000 में तो ले लिया, तो यहाँ पे बाद में बोलता है कि चलो आप ये तो गलत कॉन्ट्रैक्ट है, आप मेरे को जबरदस्ती किए हो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के कि आप 5,000 में स्कूटी भिजवा दी यार मेरे को। तो बाद में अगर मान लीजिए कि 20 चीज को मान लेता है कि चलो भैया 5,000 में तो बेच दिया कोई बात नहीं, ओके, और उस कॉन्ट्रैक्ट को मान लेता है कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट गलत था, लेकिन उसको मान लेता है चलो ठीक है 5,000 में बेच दिया आपको, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सी भाषा में बता जाए कि जो एग्रीड पार्टी जो है वो क्या होगा, उसको मान लेता है तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, आप किसी को जबरदस्ती बाइक बेचने के लिए नहीं कर सकते हो, तो ये क्या वॉइड था। लेकिन अगर यहाँ बी एग्री हो जाता है कि चलो भाई ठीक है आप तुम कर दिया तो कर दिया, मैं मेरे पास ऑप्शन है कि हाँ चलो मैं मान लिया 5,000 में तुम बेच दिए, तो ये क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, ये वॉइड था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये कहाँ बन गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ओके ना। उसके बाद द थर्ड पार्टी एक्वायर द राइट द रिलेशन, खत्म। फॉर उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओके ना। फॉर एग्जांपल ए ऑब्टेन अ रिंग अफ्रॉड, तो एक जो ऑब्टेन एक रिंग पर ए जो ए प्राप्त करता है, ए नाम का जो व्यक्ति वो प्राप्त करता है रिंग, फ्रॉडली प्राप्त करता है। तो हियर जो है बी कंसेंट इज नॉट फ्री, तो यहाँ बी का जो कंसेंट नहीं था, देयर फॉर इसीलिए ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो कैंसल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। बट इफ बिफोर द ऑप्शन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या अब ये एक्सरसाइज करने से पहले अब यहाँ पे पार्टी कौन है, एग्रीप्ट, वो बी नाम का व्यक्ति एग्रीप्ट है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, बिफोर द ऑप्शन ऑफ बिफोर दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय। तो एक पार्टी के पास किसके किसके पास यहाँ पे राइट है कि भैया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, वॉइडेबल कर सकता है। तो यहाँ बी के पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करता है कि ए सेल्स दी रिंग्स टू सी, तो यहाँ पे ए करता है सी को क्या सेल करता है, हु एक्वायर दिस सेल करता है, ठीक है, एक हु एक्वायर्स सी को सेल करता है, हु एक्वायर्स इट्स आफ्टर पेइंग द प्राइस एंड इन गुड फेथ। तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो है गुड फेथ में क्या करता है, उसको पैसा भी देता है, ए नाम का व्यक्ति बी को देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पैसा नहीं देता है सॉरी, यहाँ पे क्या होगा बी नाम को, तो ये गुड फेथ में क्या करता है, सी जो है वो देता है पैसा किसको, ए नाम को व्यक्ति को दे देता है, क्योंकि भाई सुजान रहा है कि इसी का है, ए का है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट है एक वॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। ओके ना। उसके बाद समझ गए, तो यहाँ पे जो है सी जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा। ओके। तो ओवरऑल जो मैंने अभी क्या किया, सारा जो डिफिनेशन क्लाउज को मैंने कवर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो गया आई नो, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को अंत तक अभी तक भी देखे होंगे तो जस्ट इमेजिन, मैं ये इस बात दावे कर सकता हूँ कि आपको सारा चीज एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके ना। एक एक चीज कवर हो गया होगा, प्रपोजल एक्सेप्टेंस प्रोमिसी, ठीक है, प्रोमिसर प्रोमिसी कंसिडरेशन एग्रीमेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, void agreement contract valid valid contract, voidable contract, void contract, ये सारा चीज मैंने आपको यहाँ बता दिया। ओके ना। तो एक चीज शायद हमको लग रहा है छूट रहा है, हमको लग रहा है कि छूट रहा है, जो कि हाँ, void contract, ठीक है। void contract क्या होता है, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि void contract, जो कि क्या होगा, void contract का मतलब क्या होता है समझना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ए प्रोमिस टू मेरी बी, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं पहले कि void contract क्या होता है। एग्जांपल समझो कि ए प्रोमिस करता है बी को कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो लेटर बाद में क्या होता है कि बी डाइस होता है, बी मर जाता है, ठीक है ना, बी मर जाता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ void contract। तो ये मर रहा था कि बी मर गया भैया, सिंपल सी बात है, तो ये क्या होगा, void contract होता है। तो ये agreement, sorry, a contract which cases to be enforceable by law become void। तो शुरुआत में क्या था, वो वैलिड था, लेकिन बाद में मतलब खत्म हो जाता है, voidable हो जाता है। तो when it's create in enforceability, ये जो यहाँ पे जो कि मानना था। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ओके फिर से, तो जैसे एग्जांपल ये जानिए कि ये जानिए कि एक के नाम का व्यक्ति था, ए नाम का जो व्यक्ति था वो क्या था, वो एक सिंगर था, वो एक सिंगर था, सिंगर को एक पर्टिकुलर डेट पर क्या करना था, अभी जो है 26 जनवरी को उसको गाना गाना था, 26 जनवरी को उसको गाना गाना था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ।
तो अगर क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ये सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था शुरू में कि हाँ भैया कि 26 जनवरी को मैं गाना गाऊंगा, ये बोला कि 26 जनवरी को मैं गाना गाऊंगा उस डेट पर, तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अभी ही हो गया, 2 3 4 महीना पहले हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है। लेकिन क्या हुआ कि 26 जनवरी से पहले उस व्यक्ति का डेथ हो गया, मर गया वो, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसको इन्फोर्स करा ही नहीं सकता। अब भैया आदमी नहीं रहेगा तो क्या इन्फोर्स कराएगा, समझ गए? तो इस तरह का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से वो सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। सारा डिफिनेशन क्लाउज के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा होगा, लेंदी होगा पर आई नो समझता हूँ, लेकिन अगर मेरे लेक्चर को अभी तक जो बच्चा फॉलो कर लिया होगा, सच बता रहा हूँ उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके ना? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विस्डम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बच्चे जुड़ने बच्चे आप लोग हमसे जुड़े। बाय बाय।